जी जी, रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है मैंने, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। तो चलें, लेक्चर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने इसको स्टार्ट करना है सिविलाइजेशंस से, ठीक है। सिविलाइजेशंस क्या हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये जो सिविलाइजेशन है ना, इसका मतलब है लोगों का रहना सहना, कि लोग जो थे, जो पहले के जो लोग थे वो कैसे रहते थे। आपने सुना होगा कि लोग जो है ना वो पहले गारों में रहते थे। तो एक दफ़ा मतलब कहा जाता है, ये अब हिस्टोरियंस की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं इनके बारे में। तो कहा ये जाता है कि एक दफ़ा ना ऐसा हुआ था कि मतलब कहीं पे ना पानी खड़ा था, तो किसी ने मतलब उसमें ऐसे ही सीड फेंक दिए, तो वहाँ से ना प्लांट्स निकल आए, पौधे निकल आए। तो अब उन्हें पता चला कि अगर हम इस तरीके से करेंगे कि जहाँ पे पानी होगा तो हम वहाँ से जो है ना वो अपने लिए कुछ ना कुछ अपनी खुराक के लिए हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, आपने ये सुना होगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना, जितनी भी आबादी थी, कह लें कि लोग जो बसे थे ना, वो दरियाओं के किनारे आकर बसे थे। तो लोगों ने इस तरह क्या किया, दरियाओं के ना किनारे आने बसना शुरू कर दिया। इस तरह फिर उन्हें क्या, किस चीज़ का प्रोसेस पता चला, इस तरह उन्हें एग्रीकल्चर का, ठीक है, इस तरह उन्हें क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का प्रोसेस पता चला था। अब जब दरियाओं में पानी ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, वहाँ से ना माइग्रेशन कर लेते थे। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो दुनिया की जो पहली सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी। तो जो अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ कहाँ वैसे सिविलाइजेशंस पाई जाती थी, मतलब पहले कहाँ आबादी आना शुरू हुई, मतलब एशिया में, ठीक है, सबसे पहले एशिया में, फिर यूरोप में, फिर नॉर्थ अमेरिका में, मतलब हर कॉन्टिनेंट की अपनी सिविलाइजेशन है। इसलिए जो दुनिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी ना, वो एशिया कॉन्टिनेंट में थी, ठीक है। और वो कौन सी थी, वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। दुनिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी जो कि कहाँ पे थी, ये किस कॉन्टिनेंट में थी, एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो वो कौन सी सिविलाइजेशन थी, वो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब हम सबसे और फिर आगे भी है हमारे पास, ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अच्छा, आप लोगों में से ना जिसका माइक्स ऑफ है ना, वो अपने, सॉरी माइक ऑन है, वो अपना माइक ऑफ करना है। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देख लेते हैं। बाकी जहाँ जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 टू 3500 BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले। जो मेसोपोटामिया है ना, अच्छा चलें ठीक है, मेसोपोटामिया जो है ना हमारे पास, ये है ओल्ड नेम है इराक का, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम बाद में वो भी डिस्कस कर लेंगे कि आपके पास पेपर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से जो हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेसोपोटामिया जो है ये ओल्ड नेम है इराक का, ठीक है, इराक की सिविलाइजेशन थी ये। और मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, इसका मतलब है बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। ग्रीक में इसका मतलब क्या है, बिटवीन टू रिवर्स, क्योंकि ये दो दरियाओं के दरमियान ये सिविलाइजेशन थी। वो भी हम देख लेते हैं कि वो दरिया जो थे, वो जो दो दरिया थे वो कौन कौन से थे। इसके अलावा ये मतलब ये वो पहली सिविलाइजेशंस थी जहाँ पर सबसे पहले रहना सहना शुरू हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे पहली आबादी थी।
अब इसको बर्थ ऑफ सिविलाइजेशंस भी कहते हैं, बर्थ ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, क्योंकि इससे फिर बाकी सिविलाइजेशंस शुरू हुई। इसके अलावा इसको फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसके दरमियान थी, बिटवीन टू रिवर्स, दो दरियाओं के दरमियान थी ये। तो वो लैंड जो कि दो दरियाओं के दरमियान होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, ठीक है, मतलब एक ये दरिया है कह लें, एक ये दरिया है, तो इसके जो ये दरमियान वाली जो लैंड है ना ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो अब ये जो सिविलाइजेशंस थी ना ये दो दरियाओं के दरमियान थी, तो जो ज़मीन होती है, इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं, फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और आपको पता है कि वो लैंड जो दो दरियाओं के दरमियान हो उसे हम दोआब कहते हैं। ओके, मतलब ना ये यूँ थी ना, ये देखें, अगर हम देखें तो ये वैसे मैं रफ़ सा मैप बना रही हूँ ऐसे ही, मतलब कहना कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे हमारे पास अफ़गानिस्तान है, इसी तरह ये नीचे हमारे पास ईरान है, ईरान से नीचे हमारे पास जो है ना यहाँ पे इराक। तो ये जो सिविलाइजेशन थी ना ये यहाँ पे मतलब ये एक यहाँ से दरिया आ रहा है, एक यहाँ से दरिया आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके दरमियान थी। अब हम देखते हैं कि ये जो थी ना वो किन मतलब दरियाओं के दरमियान थी। ठीक है, ये देखें, तो ये जो इराक के अंदर है ये रिवर टिग्रिस है, ठीक है, ये यहाँ से ये वाला क्या है, रिवर टिग्रिस है, जिसको क्या कहा जाता है, दरियाए दजला, इसको उर्दू में कहते हैं दरियाए दजला, ठीक है, रिवर टिग्रिस। और ये जो नीचे वाला रिवर है ये क्या है, रिवर यूफ्रेट्स, इसे कहते हैं दरियाए फ़रात, दरियाए फ़रात। तो ये जो सिविलाइजेशंस थी ये रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स के दरमियान थी, ठीक है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किन दो रिवर्स के दरमियान है, तो ये रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स के दरमियान ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ऊपर वाला रिवर टिग्रिस और नीचे वाला रिवर यूफ्रेट्स। अच्छा, अब इसके बारे में ना आपसे ये रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स के दरमियान बारे में आपसे कुछ पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं एक दफ़ा आपको इधर ही राइट करवा देती हूँ, वो थोड़ा सा आप देख लें, इधर ही आपको राइट करवा देती हूँ, ठीक है। आपसे ना पूछा जाता है कि ये जो रिवर टिग्रिस है, हमारे पास रिवर जो टिग्रिस है ना इसके ना किनारे दो शहर आबाद है हमारे पास, ठीक है, 2 सिटीज़ हैं इसके किनारे, 2 सिटीज़ आबाद है। वो 2 सिटीज़ कौन कौन से हैं, एक है मूसल, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास सिटी वो है बगदाद, ठीक है, एक सिटी है मूसल और दूसरा है बगदाद। इसको आप याद कर सकते हैं, एमबी से याद कर सकते हैं, ठीक है, एमबी से, मूसल और बगदाद, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो मूसल है ना, मूसल, यहाँ पे मूसल डैम भी है, ठीक है, मूसल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूसल डैम भी है, जिसे क्या कहा जाता है कि ये जो मूसल डैम है ये मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड। आपसे पेपर में पूछा जाएगा मोस्ट डेंजरस डैम इन द वर्ल्ड, तो वो है मूसल डैम। और ये मूसल
सिटी के अंदर है और जो मूसल सिटी है वो रिवर टिग्रिस के किनारे पर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ये जो बगदाद सिटी है ये किस रिवर के किनारे पर है, तो ये रिवर टिग्रिस के किनारे पर है। या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ऑप्शंस देकर कि कौन सा सिटी जो है वो रिवर टिग्रिस के किनारे पर है, वो आपको दमस्कस दे देंगे, साथ कुछ और, साथ आपको बगदाद दे देंगे, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो आपके पास होगा बगदाद, ठीक है। अब इसी तरह जो है वो हम यूफ्रेट्स रिवर का देख लेते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगे ना तो आप लोगों ने बता देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यूफ्रेट्स रिवर, इसको जो है वो उर्दू में क्या कहा जाता है, दरियाए फ़रात, ठीक है, दरियाए फ़रात। इसके किनारे भी 2 शहर आबाद हैं, ठीक है, 2 सिटीज़ इसके किनारे पे भी हैं। और वो 2 सिटीज़ कौन से हैं, एक है करबला, ठीक है, करबला, और जो दूसरा सिटी आबाद है वो है बसरा। एक करबला और सेकंड बसरा। आप इसका ट्रिक है कि आप इसको केबी से याद कर सकते हैं, जैसे उसको एमबी से याद किया था तो इसको आप केबी से याद रख सकते हैं, ठीक है, करबला और बसरा। अच्छा, उसके बाद ना, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि एक रिवर यहाँ से आ रहा है और एक रिवर यहाँ से आ रहा है। ऊपर वाला रिवर कौन सा है, टिग्रिस, और नीचे वाला कौन सा है, यूफ्रेट्स, ठीक है, नीचे वाला कौन सा है, यूफ्रेट्स। तो अब यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अनदर रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम शतुल अरब, शतुल अरब भी कहते हैं, ठीक है, शतुल अरब। और शतुल अरब को पेपर में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिंगलिंग ऑफ 2 रिवर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिंगलिंग ऑफ 2 रिवर्स। मतलब जहाँ पे ये 2 रिवर्स मिल रहे हैं वहाँ से फिर एक अनदर रिवर ओरिजिनेट हो रहा है जिसे शतुल अरब कहते हैं, और उसका मतलब है मिंगलिंग ऑफ 2 रिवर्स। अब यहाँ पे जहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जहाँ पे ये 2 मिल रहे हैं ना आपस में, जहाँ पे ये 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे ना एक शहर आबाद है और उस शहर का नाम क्या है, उस शहर का नाम है अल कुनरा सिटी, ठीक है। ये भी एक पेपर में पूछा गया है कि जहाँ पे ये 2 रिवर्स या 2 दरिया मिल रहे हैं वहाँ कौन सा शहर है, वहाँ पे अल कुनरा सिटी है, ठीक है। और इन 2 दरियाओं के दरमियान जो आबादी थी वो सारी क्या है, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इराक़ को इसलिए कहा जाता है द लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली आबादी थी, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि ये रिवर यूफ्रेट्स और रिवर टिग्रिस के किनारे पर है। और मेसोपोटामिया आप इसको मॉडर्न डे कहें तो यहाँ पे इराक़ आता है, इसके अंदर कुवैत आता है, साइरिया आता है, ठीक है। इसको बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसी से ही फिर आगे अगली सिविलाइजेशंस हुई। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके पास पेपर्स के अंदर इस टॉपिक, इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों को कितना आता है। जैसे फर्स्ट है कि मेसोपोटामिया वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो मेसोपोटामिया का वर्ड किससे ओरिजिनेट हुआ, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में बताएं आप।
सब ने आंसर करना है, सब ने। ग्रीक, सुमेरियन, ग्रीक, लैटिन, मैम अपने क्वेश्चन ये कि मेसोपोटामिया वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ या कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं, इस वर्ड का मीनिंग नहीं, मैंने कहा है कि ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। वैसे तो ये मैंने पढ़ाया नहीं है इसमें आपको कि ये वर्ड, सिर्फ मैंने आपको उसका वर्ड का मीनिंग बताया है कि ग्रीक में क्या है, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन आप लोगों में से शायद पहले भी वो स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो। इसका जो राइट आंसर है ना, राइट आंसर वो है सुमेरियन। ठीक है, ये सुमेरियन से ओरिजिनेट हुआ है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ, इसका बताएं। मेसोपोटामिया इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ, जी जी, तो इसका जो है ना, मेसोपोटामिया इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ इराक। ठीक है, इराक का ये पुराना नाम है। अच्छा, इसी तरह ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंशिएंट मेसोपोटामियन किंग इज़ नोन फॉर हिज कोड ऑफ लॉज, मतलब कौन अपने लॉज की वजह से जाना जाता था। तो इनके जो किंग का नेम था ना, वो था हैमूराबी। ठीक है, हैमूराबी, या आप इसको पढ़ लें। तो ये इसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बताएं कि मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन टू, इसका आंसर बताएं। रिवर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ना आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर्स में आए हैं। इसी तरह है द टू मेन रिवर्स ऑफ मेसोपोटामिया आर, दो मेन रिवर्स कौन से हैं मेसोपोटामिया के। मैम दरिया दजला और फरात। जी जी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, ठीक है। टू मेन रिवर्स कौन से हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। अच्छा, व्हाट डज द टर्म क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रेफर टू, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। इसका आप बताएं मुझे, क्या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन को कहते हैं। मेसोपोटामिया को। जी जी, मेसोपोटामिया। मतलब ये बताने का मकसद है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पास पेपर में आए हुए हैं, या पास पेपर का क्वेश्चन है। इसी तरह ही जैसे कि नेक्स्ट है कि द फर्टाइल क्रीसेंट इज एसोसिएटेड विद सिविलाइजेशन, मतलब फर्टाइल क्रीसेंट किससे एसोसिएट है। मेसोपोटामिया। जी, ये भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जो है ना, वो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, नेक्स्ट जो है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है ये भी इराक के अंदर थी, नियर द रिवर टिग्रिस।
अच्छा, इसका जो एक किंग है ना, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किंग सुरीना, ठीक है, किंग सुरीना था। तो इसके आपसे पूछा जाता है कि इसके नाम पर किस कंट्री ने एक रोबोट बनाया। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो किंग सुरीना है ये किस सिविलाइजेशन का किंग था। तो ये सुमेरियन सिविलाइजेशन का किंग था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि इसके नाम पर किस कंट्री ने एक रोबोट बनाया है सुरीना के नेम से। तो वो बनाया है ईरान ने, ठीक है, ईरान ने। ठीक है, ये नील वैली, फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ठीक है। अब ये इजिप्ट के अंदर थी, ठीक है, मिस्र के अंदर, नील वैली के अंदर सिचुएटेड थी ये। और इसके बारे में बस आपने इतना ही याद रखना है। जो हमने मेन पढ़ना है ना, अब ये पास पेपर का बारे में इसमें से क्वेश्चन आता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा जो है वो कहाँ पे है। वो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्टियन पिरामिड है, लार्जेस्ट इजिप्टियन पिरामिड है ये। तो ये कहाँ पे है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। तो ये इजिप्ट के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। हमने जो इम्पोर्टेंट है ना, हमने वही सिविलाइजेशन करनी है। अच्छा, इसके बाद ना आपसे पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द एज ऑफ पिरामिड एट गिज़ा इज़ ऑलमोस्ट, मतलब कितनी पुरानी है, मतलब क्या एज है इसकी। किसी ने ये क्वेश्चन पढ़ा है पहले पास पेपर्स, किसी ने पढ़े हों तो। द एज ऑफ पिरामिड एट गिज़ा, जी इसका जो राइट आंसर है ना वो है 5000 BC। उसके बाद द सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन, सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ पे लोकेट करती है, अभी हमने पढ़ा था। इराक। जी इसका राइट आंसर, सब आंसर किया करें ना, बाकी चैट बॉक्स में कर दिया करें जो वैसे नहीं बोलना चाहता। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो वैसे तो रिवर टिग्रिस के किनारे पर है, लेकिन कहाँ पे है, इराक में थी ये। अच्छा, और एक और क्वेश्चन आता है कि विच मेटल वाज यूज्ड इन सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन में जो है वो कौन सी मेटल यूज़ की गई हुई थी। तो ब्रोंज़, ठीक है, इसका क्या है राइट आंसर, इसका है ब्रोंज़। अब मेन जो हमने सिविलाइजेशन पढ़नी है ना, वो हमने पढ़नी है पाकिस्तान की सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो थी ना वो कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी। अगर हम बात करें, वैसे तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में से। तो इसकी जो आप कहने इसका जो टाइम पीरियड है वो 3800 टू 1300 है। लेकिन ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है। ये पाकिस्तान की सिविलाइजेशन है लेकिन ये ओल्डेस्ट नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाएगा ना द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज़, कि पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, ठीक है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन थी पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन सी थी, वो थी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। ये कहाँ पे है, ये ना बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है ये, बलूचिस्तान के अंदर है, बोलान रिवर के किनारे, ठीक है। अच्छा, इसकी ना खुदाई की गई थी, मतलब इसको रीडिस्कवर किया गया था। कब रीडिस्कवर किया था इसको अच्छा, ये जो जैसे अब आपने ये कहा है कि 3300 टू 1300 BC, ठीक है, ये वाला।
अच्छा ये ना डिफरेंट साइट्स पे आप देखेंगे ना, डिफरेंट साइट्स पे आप देखेंगे तो इसका ना टाइम पीरियड में वेरिएशंस आपको मिलेंगी। तो आपने बस इसके पॉसिबल, जैसे आपने 3300 टू 1300 बताया है, ठीक है, ये भी राइट है। पास पेपर्स का आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, ये पास पेपर्स में यही है 3300 टू 1300 BC। तो इन डेट्स के अंदर ना ज़्यादातर वेरिएशंस आती रहती हैं। अच्छा ये कब रीडिस्कवर की गई थी? ये 1974 के अंदर रीडिस्कवर की गई थी। और इसको जो रीडिस्कवर किया था ना, वो एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट था, फ्रैंकोइस जॉर्ज, ठीक है। फ्रैंकोइस जॉर्ज ने इसको रीडिस्कवर किया था 1974 के अंदर। अच्छा अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो मेहरगढ़ था ना, ये सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर था साउथ एशिया के अंदर, इसलिए ये जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लगे ना तो आप लोगों ने बता देना। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन थी ये कहाँ पे थी? बलूचिस्तान के अंदर, नियर बोलान रिवर। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पाकिस्तान इंडिया की सिविलाइजेशन थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 टू 1800 BC। अच्छा अब इसमें भी वेरिएशन हो सकती है डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर। अच्छा इसमें जो था ना ये 100,000 साइट्स इसके अंदर डिस्कवर्ड हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इसके बारे में ना आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये था ना, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि फेमस क्या था इनका, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम फेमस था, बहुत अच्छा था। मतलब ये अपने दौर की कह लें कि सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था ह्यूबर्ट मार्शल ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ह्यूबर्ट मार्शल ने डिस्कवर किया था। अच्छा इसका ना इसको मतलब जब इसकी साइट्स वगैरह डिस्कवर की तो मतलब उससे पता चलता था कि ये जो लोग थे ना, ये लोग ये सिल्वर भी यूज़ करते थे, ये गोल्ड भी यूज़ करते थे, ये कॉपर भी यूज़ करते थे। लेकिन कौन सी ऐसी मेटल है जो कि ये यूज़ नहीं करते थे? तो वो आयरन। मतलब इसकी जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसके पता चला कि ये जो थे ना लोग, ये आयरन यूज़ नहीं करते थे और ना ही जो ये लोग थे ना, ये घोड़ों से वाकिफ़ भी नहीं थे। जब मतलब इसकी खुदाई की गई थी ना तो वहाँ से स्टैम्प मिली थी, स्टैम्प। तो स्टैम्प में जो था ना वो बुल, ठीक है, बुल का निशान था स्टैम्प के ऊपर। तो उससे पता चला कि ये जो लोग थे ना, ये घोड़े से वाकिफ़ नहीं थे और ये जो बुल था ना, बुल, वो भी क्या था? यूनिहॉर्न था। यूनिहॉर्न का मतलब है कि एक सींग वाला था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आगे 3 सिविलाइजेशंस आ जाती हैं, ठीक है, मतलब ये फ्लोरिश्ड हुआ। उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाती है, मोहनजोदाड़ो आ जाती है, हाकरा घाघरा आ जाती है। तो हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पेपर, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, पास पेपर्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सिविलाइजेशन? बताएं ज़रा। फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी मैंने जैसे आपको बताया था कि इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो जो पहला अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, किस सिविलाइजेशन के अंदर? तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टूडेंट्स अगर दरम्यान में से आपकी क्लास बंद, ये क्योंकि जूम का टाइम लिमिट होता है, तो जैसे ही ये एंड होगी तो आप लोगों ने इसी लिंक से ना अगेन ज्वाइन कर लेनी है।
अब हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है, ये इसी का हिस्सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई थी? ये डिस्कवर्ड हुई थी नियर साहिवाल अलॉन्ग रिवर रावी, ठीक है, दरिया रावी के किनारे। और जो दरिया रावी है ना, ये कहाँ पे है? 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम साहिवाल। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ रिवर रावी कहाँ पे है? 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम साहिवाल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आ जाता है 2600 BC या फिर 30, कहीं पे 3300 BC है और कहीं पे ये 2600 BC है। अच्छा, इस सिविलाइजेशन पर ना कह लें कि जो सवाल आता रहा, इसको रीडिस्कवर किया गया, जॉन मार्शल ने इसको रीडिस्कवर किया था 1920 के अंदर। अब कहीं पे ये आपको डेट मिलेगी 1920 और कहीं पे ये आपको मिलेगी 1921। तो आपने पेपर में पॉसिबिलिटी देख लेनी है कि आपके पास अवेलेबिलिटी किस ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना वो अक्सर ये है कि वो जॉन मार्शल का ऑप्शन नहीं देता आपको, ठीक है। जॉन मार्शल की जगह ना जॉन मार्शल, अच्छा ये जो डेट्स वाले क्वेश्चन है ना इस तरह के, वो कम ही पूछता है। कुछ ही पेपर्स होते हैं जिसमें ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशंस होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस कम ही रिपीट होते हैं। हाँ जी, दयाराम का नाम होगा। सही कहा आपने कि अगर आपके पास जॉन मार्शल का नेम नहीं आएगा ना, तो वहाँ पे आपके पास वो किसका ऑप्शन देगा? वो आपको ऑप्शन देगा दयाराम का, ठीक है, दयाराम होगा। क्योंकि ना जो ब्रिटिश रूल था ना, उसने एक डिपार्टमेंट कायम किया था जिसका नाम क्या था, ये भी आप लिख लें कि जो ब्रिटिश थे ना उसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब बना था? ये बना था 1861 के अंदर। और ये किसने बनाया था? बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इसने ये बनाया था डिपार्टमेंट 1861 के अंदर। इसका क्या काम था? इसका काम था कि जो पुरानी सिविलाइजेशन है ना उसके खंडरात वगैरह को निकालना, ये इसका काम था। और ये जो था अलेक्जेंडर, यही इसका पहला डायरेक्टर जनरल था इस डिपार्टमेंट का। तो मतलब 1921 में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या किया गया था यहाँ पे, बाद में जो था ना वो 1902 से लेकर, ठीक है, 1928 तक इसका जो डीजी रहा था ना वो कौन रहा था? जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल इसका डीजी रहा था। तो इसने क्या किया था? इसने दयाराम को ऑर्डर दिए थे कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रीडिस्कवर करे। इसलिए वो आपके पास जॉन मार्शल का भी ऑप्शन दे सकता है और दयाराम का भी ऑप्शन दे सकता है। अगर तो जॉन मार्शल होगा तो आप उस पर टिक करेंगे, अगर दयाराम होगा तो आप उस पर टिक करेंगे। इसका जो हेड क्वार्टर था ना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो हेड क्वार्टर था वो था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। बाकी ये एग्रीकल्चर पे बेस करती थी। यहाँ से स्टैम्प्स मिली, तकरीबन उनके ऊपर 400 सिंबल्स के निशान मतलब हमें मिलते हैं इसमें। इसके अलावा इसके मतलब जो भी हमें इधर से मिला, जो भी हिस्टोरियंस को मिला, उससे पता चलता है कि इसके जो रूलर्स थे ना, हुक्मरान थे, वो मज़हब से बहुत क्लोज थे, ठीक है। बाकी मंदिर वगैरह को कोई साइट नहीं मिलती। और ये भी मिलता है कि जो लोग थे ना वो बुल की पूजा करते थे, तो बुल वर्शिप करते थे, कि इस तरह के सिंबल्स जो हैं वो मिले थे स्टैम्प्स के ऊपर।
अच्छा, अब आपसे ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन। कौन बताएगा? मेटल फार्मिंग। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन? हंटिंग। अच्छा, वैसे तो जैसे सदाकत सही कह रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन तो यही मतलब ऑप्शंस ना पास पेपर्स के अंदर वो ऑल ऑफ दीज ही बनता है कि एग्रीकल्चर भी है, बताएं आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन। तो उसमें जैसे वो सदाकत ने बताया एग्रीकल्चर भी है, हंटिंग भी है, फ़िशिंग भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हंटिंग और फिशिंग का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ओनली इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर आप एग्रीकल्चर लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास हंटिंग भी है, फिशिंग भी है, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज पे जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। कौन सी पहली ऐसी मेटल थी जो कि ह्यूमंस ने डिस्कवर्ड की? इसका बताएं। What was the first metal discovered by humans? आयरन नहीं है। आयरन तो मैंने बताया कि उसके तो आसार ही नहीं मिलते थे। और कोई बताएं? नो। जी, इसका जो राइट आंसर है ना वो है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर जो थी वो फर्स्ट मेटल थी जो कि डिस्कवर्ड की थी बाय ह्यूमंस। इसका राइट आंसर है कॉपर। ये मैं जो आपको नोट्स इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज। इसका बताएं। नहीं, स्टोन टूल नहीं है। और कोई बताए? बाकी भी तो हैं क्लास में, सब पार्टिसिपेट किया करें ना। इस तरह तो फिर लगता है कि 2-3 स्टूडेंट्स सिर्फ मेंटली प्रेजेंट हैं, फिज़िकली तो आप लोग सब भी होंगे। नहीं, फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन जो है वो सदाकत ने सही कहा था, ये है यूज़ ऑफ फायर, ठीक है। यूज़ ऑफ फायर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन है वो है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि मोहनजोदारो का मतलब क्या है? माउंड ऑफ डेड, मतलब मौत का टीला। मतलब जब इसकी खुदाई की गई थी ना तो वहाँ से ना खोपड़ियाँ मिली थी, तो इसलिए इसको माउंड ऑफ डेड कहते हैं। और ये किस रिवर के किनारे पर थी? ये ऑन इंडस रिवर, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो है ग्रैनरी।
इसका मतलब है कि ज़ख़ीरा करने की जगह, ठीक है। ग्रैनरी का मतलब क्या है? ज़ख़ीरा करने की जगह। ये इनका ना स्टोर रूम हुआ करता था, मतलब जहाँ पे वो क्या करते थे, ये अपना जो स्टोर रूम थे ना, ये अपना जो स्टोर रूम थे वो ना ज़रा ऊंची जगह पर बनाते थे, तो इसका नाम, इनके स्टोर रूम का नाम था ग्रैनरी। ये रीडिस्कवर की गई थी लाड़काना के अंदर, ठीक है। सिंध लाड़काना के अंदर ये रीडिस्कवर की गई। किसने इसको रीडिस्कवर किया था? 1922 में जोहन मार्शल ने इसको रीडिस्कवर किया था। बाकी इसके खंडरात वगैरह से पता चलता है कि पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले। इसके अलावा मतलब सिलाई कढ़ाई का काम पता चला कि तब होता था। ड्रेनेज सिस्टम भी। इसके अलावा इसमें जो इसके जो हाउसेस में ब्रिक्स यूज़ की गई थी ना, वो सारी क्या थी? एक साइज़ की थी, ठीक है। एक ही साइज़ की ब्रिक्स यूज़ हुई थी, ठीक है। बाकी बाथरूम का कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि इनके नहाने की जगह भी थी। जैसे ना ये देखें, ये ऐसे स्विमिंग पूल की तरह मतलब उन्होंने बनाया हुआ था, तो इससे पता चलता है कि बाथरूम्स भी एग्जिस्ट करते थे। काइंडली जिनके माइक्स ऑन है ना, वो अपने माइक्स ऑफ कर लें। ठीक है। बाकी डबल स्टोरी बिल्डिंग भी देखने को आती हैं इधर। इसके अलावा वेयर मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इनके स्टोर रूम भी थे, ठीक है। पब्लिक बाथ थे, सेवरेज सिस्टम था। बाकी यहाँ से कोई वीपन्स वगैरह का ना यहाँ से कोई आसार नहीं मिलता, ठीक है। इस तरह के मतलब बर्तन थोड़े से मिलते हैं, इस तरह की ज्वेलरी वगैरह। अच्छा, अब ये तो था मतलब सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स थे। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक भी करना है, ठीक है। तो उसके मैं आपसे स्लाइड शेयर करती हूँ। अगर यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट वेट करें, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लोगों ने द अटैक ऑफ आर्यंस, ठीक है, कि जो आर्यंस थे वो यहाँ पे आके कैसे बसे, ठीक है। इसकी ये देखना है। अच्छा, 1600 बीसी में क्या हुआ था कि इंडस मतलब आर्यंस जो हैं ये इंडिया में कैसे आए, ये देखना है। अब 1600 बीसी में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद आर्यंस आए और वो फिर यहाँ पे आके जो थे ना वो बसे थे। आर्यंस जो है ना ये 1500 बीसी में आए थे, ठीक है। 1500 बीसी में ही आए थे। और ये कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया से ही आए थे आर्यंस। अच्छा, कुछ लोग ना कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो आर्यंस थे ना वो बहुत लड़ाके थे और उनके पास वेपन्स थे, मतलब हथियार वगैरह थे। और कुछ ये कहते हैं कि वो बड़े पुरअमन थे, क्योंकि उन्हें ना जंग वगैरह के आसार नहीं मिलते यहाँ से। तो कुछ का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब इनके पास वेपन्स थे, और कुछ का ये है कि इनके पास वेपन्स नहीं थे, क्योंकि इनके दौर में कोई जंगें वगैरह नहीं हुई, तो इसलिए वो कहते हैं कि बड़े पुरअमन थे। अब वो यहाँ पर आए क्यों? अब इसके बारे में भी कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो ज़रखेज़ इलाकों की तलाश में यहाँ आए थे, मतलब प्लेन्स ढूंढ रहे थे, मैदान, क्योंकि वो ये खाना बदोश लोग थे। भेड़ बकरियां वगैरह होंगी इनकी, और ज़ाहिर सी बात है अब जब भेड़ बकरियां वगैरह थी तो उनको पानी की ज़रूरत भी होगी, पानी भी चाहिए होगा, इसलिए कहते हैं कि वो लोग इधर आए। और ये कहाँ से आए थे? कहते हैं कि ये खैबर पास के ज़रिए आए थे।
कबीलों की शक्ल में ये रहने वाले लोग थे। तो जब वो यहाँ आए ना, तो उन्होंने कहा फिर वहाँ यहाँ पे आके ना उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आके ना उन्होंने फिर कास्ट सिस्टम बनाया था। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 1500 BC में ये आए इंडिया, और इंडिया ये कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ से आए थे, खैबर पास से, खैबर पास के ज़रिए। ठीक है। ये थोड़ा सा उनका आर्ट एंड कल्चर दिखाया गया आर्यंस का। ठीक है, ये आपको बता दिया कि नोमैडिक लाइफ मतलब खाना बदोश थे ये लोग। कुछ कहते हैं कि ये फाइटर्स थे, कुछ कहते हैं कि ये पुरअमन थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आकर कास्ट सिस्टम बनाया था। अच्छा, ये ना मूर्ति की पूजा करते थे ये जो आर्यंस थे। कुछ कहते हैं कि इनका ताल्लुक जो था ना वो हिंदुज़म से था, ठीक है, हिंदू मत थे ये। एक दूसरा ये कॉन्सेप्ट भी है इनके बारे में कि ये ऐसा नहीं था, बल्कि ये मतलब इनका कोई अपना मज़हब नहीं था, कोई सेक्ट किसी फ़िरके से ये ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि इनका एक कल्चर था, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, अपने आप को ना एक मूर्ति से डिनोट किया था। जैसे अब इनकी ये 4 कास्ट सिस्टम थी। हाँ जी, कहते हैं हिंदुइज़्म को ना इंट्रोड्यूस किया था आर्यंस ने। जो ईरानी है ना वो भी खुद को आर्यंस कहते थे। अब इन्होंने क्या किया था, खुद को ना कास्ट सिस्टम कैसे बनाया था, क्योंकि ये 4 कास्ट सिस्टम थी। ब्राह्मण्स, ठीक है, काश्त्रिया इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा ये विष्णु और शूद्र। अब वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, मूर्ति से खुद को क्या वो ये शायद आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इसका सीन की थी ना। जी जी, वैश्य, कहीं पे विष्णु का लफ्ज़ भी है। नहीं वो अच्छा ठीक है, जी जी ठीक है। अच्छा, ये ना इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना मूर्ति से खुद को डिनोट किया था। उन्होंने कहा कि जिसका ताल्लुक सर से होगा ना वो ब्राह्मण्स होंगे, ठीक है, ब्राह्मण्स होंगे, मतलब वो सोचने वाले होंगे, काम ये होगा कि मज़हब को फैलाना होगा। उसके बाद कहा गया कि जिसका ताल्लुक मूर्ति के सीने से होगा वो बड़े मतलब तगड़े लोग होंगे, वॉरियर्स किस्म के, ठीक है, ये वॉरियर्स में आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिसका ताल्लुक पेट से होगा, ठीक है, वो ये लोग होंगे, मतलब वो फार्मर्स होंगे। उस कैटेगरी में क्या है, फार्मर्स आ गए, मतलब जिनका ताल्लुक क्या होगा, कमाने से होगा। और फिर कहा कि जिसका ताल्लुक पाँव से होगा वो लोग शूद्र होंगे, मतलब उनका काम क्या होगा, ये सफाई वगैरह का होगा। अच्छा, अब कुछ हिस्टोरियंस के दरमियान ना इनमें भी इख्तिलाफ़ है। वो कहते हैं कि ये जो पहली 3 कैटेगरीज़ है ना, पहली 3 कैटेगरीज़ ये आर्यंस थे, लेकिन ये जो चौथी है ना, चौथी वो यहाँ के मकामी लोग थे। कि मतलब वो जब आर्यंस यहाँ पे आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया। अब उनका ना यहाँ पर बड़ा ही कह लें कि गोल्डन टाइम गुज़रा था। मतलब यही कहा जाता है कि उन्होंने मकामी लोगों को क्या कर लिया था, अपना ग़ुलाम बना लिया था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा 4 मेजर कास्ट्स में उन्होंने इंडस सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी होली बुक ऋग्वेदा। ये वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इनका ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम गुज़रा था, उसको ना ये 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक वैदिक टाइम पीरियड और एक एपिक एज। क्या वैदिक टाइम पीरियड जो है वो इसका 1500 से लेकर
1000 BC तक। इसको ये कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान में था ना, ये नॉलेज का वक्त था। मतलब जो इंडियन फ़िलोसफ़ी थी वो अपने अरूज पर थी इस वेडिंग टाइम पीरियड में। उसके बाद एपिक एज आ जाती है। एपिक एज जो था ना, इस टाइम पीरियड में जो पोइट्री से बहादुरों के किस्से सुनाए जाते थे। एपिक किसे कहते हैं? एपिक कहते हैं लॉन्ग पोइट्री को। लॉन्ग पोइट्री को कहते हैं, ठीक है। ये इनकी बुक थी, ये देखें वैदिक पीरियड में ही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने होली बुक इंट्रोड्यूस की थी, रेड। लॉन्ग पोइट्री कहते हैं एपिक एज को। तो इसकी जो मोस्ट फेमस थी ना इस टाइम की, जो एपिक एज की जो एपिक पोइट्रीज थी वो कौन सी थी? रामायण एंड महाभारत, ठीक है। ये फेमस थी इस टाइम की एपिक एज की। तो इस टाइम पीरियड में क्या था कि पोइट्री के ज़रिए जो थे ना वो बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे।